स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आधुनिक भूगोल के आधारों की। इससे पहले हमने भूगोल का शास्त्रीय काल देख लिया था और अरब भूगोलवेत्ताओं को देख लिया, अंध युग देख लिया। अब हम आधुनिक भूगोल की बात करेंगे। खोज और अन्वेषण का जो युग था उसमें कौन कौन से विद्वान आए, कौन कौन से खोजी यात्री आए जिन्होंने विश्व के अलग अलग क्षेत्रों को खोजा। तो सबसे पहले हम मार्को पोलो की बात करते हैं। मार्को पोलो एक यात्री था जिसने 1254 से 1324 तक अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारी यात्राएं की और इनकी एक पुस्तक है द मिलियन करके एक पुस्तक है और एक पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो की यात्राएं। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में प्रश्न यही आता है कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है और भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर की इसने यात्रा की थी। वह पहला कौन सा साहसिक यात्री था जिसने भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर की यात्राएं की? तो वो कौन सा था? मार्को पोलो। इसने मोतियों का द्वीप कहा है, जावा द्वीप को, जो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है उसने मोतियों का द्वीप कहा है। और इसके अलावा हीरो और मणियों और भंडारों का द्वीप इसने श्रीलंका को कहा है। कई बार ये मिलान वाले प्रश्नों में जरूर आता है प्रश्न, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं प्रश्न वही लेके आया हूँ जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और यूजीसी नेट में कई बार उनको पूछा गया है। अधिकांश प्रश्न वही है, रिपीटेबल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले विद्वान की। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, कौन नहीं जानता इनके बारे में, लगभग सभी जानते हैं। इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है ना। 1492 में इटली का जेनेवा का निवासी था ये और 4 बार इसने अमेरिका की यात्राएं की थी। पहली बार जब सफल होकर के लौटा तब माना विश्व ने कि भाई हाँ, अमेरिका भी कोई है। नाविक तो और भी गए होंगे पहले, लेकिन ये वापस सफलतापूर्वक लौटा। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। इसने भारत की यात्रा की थी, ठीक है ना। 1498 में भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी अफ्रीका होते हुए और 7 महीने में भारत पहुंचा था कालीकट के निकट। मैगेलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगेलन अटलांटिक महासागर से दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाते हुए एशिया पहुंचा था। दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाया। वास्को डी गामा ने अफ्रीका का चक्कर लगाया, ठीक है ना। इसने दक्षिणी अमेरिका होते हुए एशिया पहुंचा था, यह अटलांटिक महासागर से। पनामा नहर नहीं थी इसलिए पहले 1480 से 1521 तक। समुद्र से पूरी पृथ्वी का इसने चक्कर लगाया और ये प्रथम यात्री था जिसने समुद्र से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया 1520 ईस्वी में। प्रशांत महासागर को पीसफुल सी कहा है। जब इसकी आप माजिद हुसैन की किताब में इसकी कहानी पढ़ोगे तो बड़ी रोचक और मार्मिक कहानी है ये। कई सारे नाविकों को लेकर के चला था अपने दल में, कैप्टन था ये। और भूखमरी की भी बात हुई थी यहाँ पे। करवी रोग जिसको आपने सुना होगा, इसकी नाव में फैल गया था। कई सारे यात्रियों को मारना पड़ा था। दूसरे कैप्टन से इसकी लड़ाई हो चुकी थी। बहुत सारे जो है मुश्किलों का सामना करते हुए इसने अपनी यात्रा को पूरा किया था मैगेलन। प्रशांत महासागर को पीसफुल सी इसलिए कहा है इसने क्योंकि प्रशांत महासागर से जब ये गुजर रहा था तो इसको किसी भी प्रकार का कोई तूफान वगैरह इसमें नजर नहीं आया। कैप्टन जेम्स कुक, इसने हवाई द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका की खोज की थी। और टोलमी के जो टेरा इनकोग्निटा करके उसने एक अवधारणा दी थी दक्षिण में, तो उसको बताया था कि टेरा इनकोग्निटा निश्चित रूप से अंटार्कटिका है। कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कुक ने। हवाई द्वीप की खोज किसने की? कुक ने। तस्मानिया की खोज भी इसी ने की थी। आगे चलते हैं, हम कुछ और विद्वानों को देखते हैं। देखिए, 15वीं शताब्दी तक अधिकांश विद्वान पृथ्वी को ही ब्रह्मांड के केंद्र में मानते थे। इसके अलावा ये तो खोज युग था। अब जो है अन्वेषण हुए, नई नई चीज़ों को बारे में पता चला, तो उसमें सबसे पहले विद्वान था जो आविष्कारों खोज युग में था, निकोलस कोपरनिकस। इससे पहले 15वीं शताब्दी तक जितने भी विद्वान थे उनमें से अधिकांश विद्वानों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना और ये बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है जबकि अवधारणा गलत है। अब आविष्कारों और खोजों का महान युग, ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं इसको। इसमें भूकेंद्रिक जो जियोसेंट्रिक अवधारणा थी, इसके स्थान पर सूर्य केंद्रिक हेलियोसेंट्रिक अवधारणा पर विचार बना। पोलैंड का निवासी था निकोलस कोपरनिकस। इसने 1497 से 1519 तक बहुत सारे अवलोकनों के आधार पर क्या बताया कि ग्रह, उपग्रह और सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों, अर्थात सूर्य ब्रह्मांड के
केंद्र में है। इसे ही सूर्य केंद्रिक अवधारणा कहते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी इसी के चक्कर लगा रहे हैं। ये सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा था। केपलर महोदय ने क्या बताया? केपलर ने भी यही बताया कि 1668 में ग्रहों की गति का अक्ष वृत्ताकार नहीं बल्कि अंडाकार बताया था। भाई इसने तो बता दिया चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चक्कर कौन से पथ पे लगा रहे हैं ये बताया केपलर ने। ठीक है, केपलर ने बताया था कि 1618 में कि इनकी गति जो है अंडाकार नहीं है बल्कि वृत्ताकार नहीं है बल्कि अंडाकार है। गैलीलियो, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रिक सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया है गैलीलियो ने। और न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने बताया, ग्रेविटेशन का, इन्होंने प्रस्तुत किया है 1628 में। आप सभी को पता है ये तो। इसके अलावा जो अभी हमने बात की थी उससे संबंधित विश्व का पहला जो मानचित्र बनाया जिसमें अमेरिका को दर्शाया गया। देखिए, इससे पहले हमने अब तक जितनी भी बात की थी उन सभी मानचित्रों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं की गई थी, लेकिन सबसे पहले 1507 में वाल्ड सी मूलर नामक जर्मन विद्वान था, उसने अमेरिका को भी दर्शाया था और अमेरिगो वास्पुकी के नाम पर अमेरिका को अमेरिका नाम दिया था। ठीक है ना, अमेरिका को अमेरिका नाम किसने दिया था? वाल्ड सी मूलर ने। किसके नाम पे दिया था? अमेरिगो वास्पुकी के नाम पे। हालांकि ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है लेकिन जानकारी है, और ये प्रश्न जरूर पूछा गया है। 1569 में जिरार्डस मर्केटर ने मर्केटर प्रक्षेप की रचना की थी। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये सभी प्रश्न जो है ये एक तरीके से जीके के प्रश्न हैं और यहाँ से प्रश्न पूछा गया। लास्ट का तो जरूर याद रखिएगा आप, मर्केटर प्रक्षेप, इसको आगे भी पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य प्रमुख विद्वानों की बात करते हैं हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट विद्वान अब आ रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट विद्वानों में सबसे पहले हम चलते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के पास। हम्बोल्ट साहब आधुनिक भूगोल के, तो आपको पता है ये पिता कहे जाते हैं। ये इनका काल देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न सब एक एक जो अक्षर लिखा हुआ है इसमें सब जगह से प्रश्न बन चुके हैं, बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आप इसको ऐसे कैसे अपने नोट्स जहाँ भी आप लिख रहे हैं उन नोट्सों में आप इसको समा लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 1769 से 1859 ईस्वी इनका काल रहा है। जर्मनी के रहने वाले हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और अज्ञेयवादी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले रहे हैं। अज्ञेयवादी का मतलब किसी ईश्वर वगैरह में इनका विश्वास नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं। आगमन पद्धति, इंडक्टिव मेथड को इन्होंने अपनाया है। ठीक है ना, और भूगोल का तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। एक एक शब्द को, एक एक लाइन को आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जब मैं आपको ऑप्शनल प्रश्न भी करवाऊंगा, इसके जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम विचार करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, और भूगोल में क्रमबद्ध उपागम का इन्होंने विकास किया, अतः हम्बोल्ट को आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इन्होंने कहा आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता। सृष्टि रचना से संबंधित यूरेनोग्राफी, ज्योग्राफी, दो शब्द इन्होंने दिए। यूरेनोग्राफी जो ज्योग्राफी, सृष्टि रचना से संबंधित दो शब्द दिए, और पार्थिव एकता विचार के संपोषक रहे हैं। ठीक है ना, आप प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा विद्वान ने इसने पार्थिव एकता पर बल दिया और यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया? तो वो कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। निश्चयवादी के पोषक रहे हैं, निश्चयवादी विचारक रहे हैं ये। हम निश्चयवादी विचारकों में भी रेडजेल की बात करेंगे। पनामा नहर बनाने का सुझाव इन्होंने दिया था। पनामा नहर जो अमेरिका के आर पार थी, क्योंकि इन्होंने क्या है अपने जीवन काल में दक्षिण अमेरिका की बहुत यात्रा की थी, काफ़ी साल वहाँ बिताए थे, इसलिए इन्होंने बताया कि पनामा नहर को बनाया जाना चाहिए, पनामा शहर के वहाँ पर काट करके, ताकि अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जाने का रास्ता आसान हो जाए। महाद्वीपीयता के बारे में बताया, साइबेरिया के लिए महाद्वीपीयता। ओरेनिको और अमेजन बेसिन के नदियों के उद्गम स्थानों के बारे में इन्होंने जानकारी दी। वेनेजुएला में वेलेंशिया जो झील है इसके सिकुड़ने के कारण वनों को काटा जाना बताया। और पहली बार पेरू की ठंडी जलधारा के बारे में बताया। देखिए बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये, हम्बोल्ट की धारा, पेरू की धारा जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में चलती है। हम्बोल्ट ने प्रकृति को केंद्र में मानकर मानव का अध्ययन किया, मानव का अध्ययन किया, लेकिन केंद्र में किसको माना? प्रकृति को। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस लाइन को भी आप अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, चिम्बाराजो ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर, उसका इन्होंने अध्ययन किया।
और स्पष्ट किया कि ऊंचाई के साथ वायु दाब में कमी होती है। तो यानी कि इन्होंने उच्चावच और जलवायु और वायु दाब का संबंध भी स्थापित किया। इस तरीके से प्रश्न भी आता है। उच्चावच और जलवायु में संबंध स्थापित किया। आइसोथर्म समताप रेखाओं का निर्माण किया, जो समान ताप वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा होती है। हम्बोल्ट के अनुसार विश्व की सभी प्रजातियां समान है, न तो कोई विशिष्ट है न ही कोई सामान्य है। इस तरीके से इन्होंने एक परिभाषा भी दी थी। विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं सभी समान है, उनमें कोई ज्यादा विशिष्ट नहीं है और कोई ज्यादा सामान्य नहीं है। इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तकें हैं, यहाँ से तो प्रश्न हमेशा बनता है और इनको आप याद रख लीजिएगा। इनकी पुस्तकें देखिए, कॉस्मोग्राफी शब्द इन्होंने दिया था, इनकी पुस्तक भी है कॉस्मोस। कॉस्मोग्राफी शब्द दिया। राइन बेसाल्ट नामक एक शोध पत्र था इनका, विश्व वर्णन है कॉस्मोग्राफी में। कॉस्मोस विश्व को ही कहते हैं वैसे, ठीक है ना। प्रकृति दिग्दर्शन नेचर ओरिएंटेशन इनकी एक पुस्तक है। मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, दक्षिण अमेरिका की आदिम जनजातियों का वर्णन किया है इन्होंने। मध्य एशिया सेंट्रल एशिया इनकी पुस्तक है 2 खंडों में। और कॉस्मोस जो इनकी पुस्तक है सबसे इंपॉर्टेंट है, 4-5 स्टार लगा लीजिए इसके। कॉस्मोस इनकी पुस्तक है 5 खंडों में। ब्रह्मांड, कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, विश्व। 1845 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। प्रथम खंड 1845 में, द्वितीय खंड 1847, तृतीय 1850, चतुर्थ 1859 और पंचम 1862 में। दक्षिण अमेरिका की यात्रा की थी इन्होंने, बहुत साल गुजारे हैं दक्षिण अमेरिका में। और हम्बोल्ट को साहसी भूगोलवेत्ता के नाम से भी जाना जाता है और हम्बोल्ट को आखिरी पॉलीमिथ भी कहा जाता है। आखिरी पॉलीमिथ का मतलब बहुज्ञानी। इनको भूगोल के अलावा बहुत सारे विषयों का ज्ञान था, क्योंकि ये यात्री थे, साहसिक यात्री थे। यात्रा करने वालों को हर प्रकार की जानकारी रहती है, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या कब कब घटित होती है, उन सारी के बारे में। आगे चलते हैं, हम दूसरे विद्वान को देखते हैं। अगले विद्वान कौन है देखिए, इन्हीं के समकालीन है कार्ल रिटर। 79 से 1859, दोनों का मृत्यु काल एक ही है, एक ही सन में दोनों जो है खत्म हुए थे। भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया उन्होंने, क्रमबद्ध अध्ययन पर बल दिया था। आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जनक, उनको आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के जनक कहा जाता है हम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट है और रिटर, दोनों को अगर पूछा जाएगा तो दोनों ही आएंगे, लेकिन अगर इसमें विशेषता कर देंगे कि प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है आधुनिक, तो रिटर आएंगे। आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का कौन है, तो हम्बोल्ट आएंगे। विविधता में एकता पर बल दिया इन्होंने। उसने पार्थिव एकता की बात की थी, यानी इन्होंने जो है विविधता में एकता। देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में समानता है, बहुत बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पद्धति इनकी निगमन, उनकी आगमन पद्धति इनकी निगमन पद्धति है। डिडक्टिव मेथड, तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना। उन्होंने भी तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन बताया था, इन्होंने भी तुलनात्मक दृष्टि से। मानव को केंद्र में मानकर भूगोल का अध्ययन किया। उन्होंने जो है प्रकृति को केंद्र में मानकर मानव का अध्ययन किया था, इन्होंने मानव को केंद्र में मानकर भूगोल का अध्ययन किया है, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने मानव को ज्यादा महत्व दिया है। आगे देखते हैं, धार्मिकवादी ईश्वरवादी टेलियोलॉजिस्ट। पहला टेलियोलॉजिस्ट अरस्तु था, आपको ने पढ़ा होगा। तो टेलियोलॉजिस्ट अवधारणा, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत बार पूछा गया है ये। ईश्वरवादी भूगोलवेत्ता निम्न में से कौन है, तो वो कौन है, रिटर। पहले कौन से थे, अरस्तु। अरस्तु ने भी ईश्वर को बहुत महत्व दिया है। आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहते हैं इनको, एक ही स्थान पर बैठकर इन्होंने अध्ययन किया था। जबकि हम्बोल्ट जो है वो घूमे थे, उन्होंने दक्षिण अमेरिका की यात्राएं की थी कई बार। 1807 ईस्वी में रिटर और हम्बोल्ट पहली बार मिले थे, ठीक है ना, आखिरी बार नहीं था ये, पहली बार मिले थे वो। 1820 ईस्वी में रिटर ने बर्लिन भूगोल सोसाइटी की स्थापना की। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी की राजधानी है, तो जर्मनी के ही थे ये भी। देखिए जर्मनी के थे, इसलिए इन्होंने बर्लिन भूगोल सोसाइटी की स्थापना 1820 में की। लांडर कुंडे शब्द, जब ये शब्द आ जाता है, अर्ड कुंडे और लांडर कुंडे दोनों शब्द किसने दिए, रिटर महोदय ने दिए, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल, इसका प्रादेशिक प्रदेश का मतलब होता है। अर्धकुंडे इनकी पुस्तक भी है, इसका मतलब है पृथ्वी का विज्ञान। 19 खंडों में लिखी गई है अर्धकुंडे पृथ्वी का विज्ञान। अर्ध यानी पृथ्वी और कुंडे यानी विज्ञान। अब रिचर्ड हॉडसन ने इसके बारे में क्या कहा है, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, कि कार्ल रिटर जितना व्यवस्थित भूगोल का विद्यार्थी कोई नहीं हुआ है, इसलिए इनको भूगोल का पहला प्रोफेसर भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बात कहीं ना कहीं आएगी आगे। रिचर्ड हॉडसन के अनुसार कार्ल रिटर जितना व्यवस्थित भूगोल का कोई विद्यार्थी नहीं हुआ, यानी कि बहुत अच्छे स्टूडेंट थे।
आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट और रिटर में अगर एक आता है तो हम्बोल्ट कर देंगे, दोनों आता है तो दोनों सही है, ठीक है। रिटर नियतिवाद के विचारक रहे हैं, वो भी नियतिवाद के थे, हम्बोल्ट भी, ये भी नियतिवाद के विचारक रहे हैं, और भूगोल के पहले प्रोफेसर कहे जाते हैं, भूगोल के पहले प्रोफेसर कहे जाते हैं, क्योंकि इनका जो काम था वो अध्ययन करने का था। सिर्फ इन्होंने लाइब्रेरी में बैठ करके अध्ययन किया और अपनी पुस्तकें लिखी, अपना ज्ञान बताया लोगों को। बाकी अनेक विद्वानों ने जो है यात्राएं की थी, तब उनका जो है ज्ञान दुनिया के सामने आया था। आगे देखते हैं, इन दोनों में समानता है, दोनों ही जर्मन भूगोलवेत्ता है, दोनों ही तुलनात्मक दृष्टिकोण से भूगोल के अध्ययन पर बल देते हैं, और दोनों ही निश्चयवादी है, और दोनों की ही मृत्यु कब हुई, 1859 में। तो ये इनमें समानता है, और दोनों को ही आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। ये इनकी कुछ समानताएं हैं। इनकी तुलना करते हैं हम, तुलना भी अब मैंने आपको साथ के साथ बता दी थी। हम्बोल्ट और रिटर की तुलना जब हम करते हैं तो हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध उपागम पर बल दिया, इन्होंने प्रादेशिक उपागम पर किया। हम्बोल्ट ने आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के संस्थापक इनको कहा जाता है, तो इनको आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अज्ञेयवादी अवधारणा को अपनाया, तो इन्होंने ईश्वरवादी अवधारणा को अपनाया। इन्होंने आगमन विधि का प्रयोग किया, इन्होंने निगमन विधि का प्रयोग किया। साहसी यात्री भूगोलवेत्ता थे या आराम कुर्सी के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने प्रकृति को केंद्र में मानकर मानव का अध्ययन किया, इन्होंने मानव को केंद्र में मानकर भूगोल का अध्ययन किया। तो ये हमारे कार्ल रिटर और हम्बोल्ट की बात थी। आगे चलते हैं हम, जर्मनी के ही एक और विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, इनकी बात करते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल। रेटजेल देखिए 1844 से 1904 ईस्वी तक जर्मनी के ये भूगोलवेत्ता रहे हैं, बहुत नाम कमाए इन्होंने, मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं, ये अभी पढ़ेंगे। नियतिवादी डिटर्मिनिज्म के जनक, देखिए कितने जनक है, कितनी चीज़ों को इन्होंने भूगोल में आविष्कार किया है या भूगोल में जिनको लाए हैं, इनका श्रेय जाता है रेटजेल महोदय को। निश्चयवादी नियतिवाद के विचारक है, जिसको डिटर्मिनिज्म की अवधारणा कहते हैं अंग्रेजी में। मानव भूगोल के जनक है, इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी की पुस्तक लिखी, निगमनात्मक पद्धति है इनकी भी। राजनीतिक भूगोल के जनक रहे हैं ये, राजनीतिक भूगोल नाम की एक पुस्तक लिखी इन्होंने। आधुनिक मानव भूगोल के पिता कहते हैं इनको, फ्रेडरिक रेटजेल को। मानव जीवन जो है उसके लिए एक परिभाषा इन्होंने दी है कि समान पर्यावरणीय परिस्थितियां समान मानव जीवन को प्रेरित करती है, यानी कि एक समान जो प्राकृतिक परिवेश है वहाँ पे मानव की जीवन पद्धति वो समान ही होगी। यानी कि अगर मान लीजिए आप ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो वहाँ के लोगों को जीवन जो जिएंगे वो लगभग सभी का समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि डार्विन के विकासवाद का जो सिद्धांत था, डार्विन की जो थ्योरी थी, तो उसका समर्थन किसने ज़्यादा किया या उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन रहे थे, फ्रेडरिक रेटजेल। और स्पेंसर की एक थ्योरी थी उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, वही जो है अपने जीवन में सफल हो सकता है। इन्होंने स्पेंसर की एक थ्योरी थी, उसका इन्होंने क्या किया, समर्थन किया या उसको अपने सिद्धांतों में इन्होंने लागू किया। तो डार्विन का विकासवाद और स्पेंसर की उत्तरजीविता। आगे चलते हैं, राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में राजनीतिक भूगोल पुस्तक इन्होंने 1897 में लिखी और राज्य की जैविक सिद्धांत की अवधारणा दी। राज्य का जैविक सिद्धांत का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक जीव होता है, देखिए आगे लिखा भी है, राज्य का विकास जीव की तरह होता है, अतः राज्य के विकास के लिए निरंतर विस्तार जरूरी होता है, जो पड़ोसी कमजोर राष्ट्रों की कीमत पर ही संभव है। जैसे देखिए हमारे घर में हमारे पापा के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जब पापा को केवल एक घर की जरूरत होती है, 3-4 जो उसके 2 या 3 जितने भी बच्चे होते हैं वो एक घर में आसानी के साथ रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, युवा होने लगते हैं, उनकी शादी करने की बात आती है, तब स्पेस की जगह होती है, स्थान की जगह होती है, तो वो घर जो है छोटा पड़ने लगता है, फिर नए कमरे बनते हैं उसमें। इस तरीके से उस घर का विकास होने लगता है, जैसे जैसे मानव का विकास होता है घर का विकास होता है। उसी तरीके से इन्होंने राज्य के जैविक सिद्धांत की बात की, तो राज्य को भी एक जीव माना था इन्होंने। जैसे जैसे राज्य विकास करेगा वैसे वैसे राज्य को जगह की आवश्यकता होगी, और जगह की आवश्यकता के लिए राज्य को दूसरे जो कमजोर राष्ट्र उनको हड़पना पड़ेगा, ये सीधा सीधा इन्होंने कहा था। आगे बात करते हैं, तो 1930 में राज्य की जैविक सिद्धांत विचारधारा को जर्मनी द्वारा अपनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां, यानी कि इन्होंने बता तो दिया। ये एक विद्वान और थे, हॉटशॉन नाम के विद्वान,
कार्ल हाउसहोफर नाम के विद्वान, इन्होंने मिलकर के जर्मनी में ये विचारधारा को लागू किया। जर्मनी की सरकार ने मान लिया उस बात को और आसपास के छोटे मोटे राज्यों को हड़पने की कोशिश की, कमजोर राष्ट्रों के ऊपर हमला किया, जिससे विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसकी स्थितियां उत्पन्न हुई और आखिर में हुआ भी हो। विविधता में एकता पर इन्होंने बल दिया, विविधता में एकता पर बल दिया इन्होंने। जर्मनी की सेना में भी कार्य किया इन्होंने। तो देखिए, राष्ट्रवादी भी थे। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सबसे ज्यादा बार पूछी गई प्रश्न है भूगोल में, 12वीं की क्लास में भी आपको मिल जाएगा। मानव भूगोल से संबंधित ग्रंथ इनके 3 हैं, 3 खंडों में लिखा है इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी को। इस पुस्तक में मानव भूगोल की परिभाषा दी इन्होंने। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कई बार आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक भूगोल इन्होंने पुस्तक लिखी। लेबेंस रोम और वास स्थान की अवधारणा इन्होंने बताई सबसे पहले। राजनीतिक भूगोल 1897 में इनकी पुस्तक आई। वालकर कुंडे, देखिए अर्ड कुंडे, लांडर कुंडे तो रिटर की थी, वालकर कुंडे मानव प्रजाति का अध्ययन है, ये किसकी है? रेडजेल महोदय की है। कुंडे ये जर्मन शब्दावली है, इसलिए कुंडे जहां भी आएगा आप समझ जाओ जर्मन विद्वान है कोई ना कोई। और लांडर कुंडे अर्ड कुंडे की बात कर रहा है तो रिटर है, वालकर कुंडे की बात कर रहा है तो वो रेडजेल है। और रेडजेल ने मानव विकास को कृषि विकास की 6 अवस्थाओं के आधार पर प्रस्तुत किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप। आदिम कृषि अवस्था, खुरपा कृषि अवस्था, आदिम से खुरपा पे आए, खुरपा से आधुनिक कृषि पे आए, आधुनिक से मिश्रित, मिश्रित से अमिश्रित, अमिश्रित से बागवानी कृषि व्यवस्था। इन्होंने 6 प्रकार की अवस्थाओं की बात की है और बताया है इन्होंने कि मानव समुदायों को विशेष पर्यावरण में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसी प्रकार संघर्ष करना चाहिए जिस प्रकार पौधे, जीव और पशु करते हैं। यही सामाजिक डार्विनवाद है। सामाजिक डार्विनवाद क्या है? कि मानव समुदायों को विशेष पर्यावरण में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसी प्रकार संघर्ष करना चाहिए जिस प्रकार पौधे, जीव और पशु करते हैं। आपको पता है कुत्तिया के बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों को सह सकता है, वही जिंदा रहता है। इसी तरीके से अन्य जानवरों के ऊपर भी ये लागू होता है और इंसानों के ऊपर भी यही लागू होता है कि जो संघर्ष करेगा वो जीवित रहेगा, जो संघर्ष नहीं कर सकता वो हार जाता है। अब देखिए, कुछ हमारे पास किताबें आई थी कि इसके इतने खंड है, इसके इतने खंड है, उसको हमने यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है, आप इसको भी एक बार नोट कर सकते हैं। देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी 3 खंड में है, रेडजेल की पुस्तक है। कॉस्मोस 5 खंड में है, ये हम्बोल्ट की पुस्तक है। गाइड टू ज्योग्राफी ये 8 खंड में टोल्मी की पुस्तक है। ज्योग्राफी का जो स्ट्रेबो की पुस्तक थी वो 17 खंडों में थी और अर्ड कुंडे 19 खंडों में थी रीटर की। इसको आप एक जगह लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रम छोटे से ज्यादा की तरफ लिखा है मैंने। एंथ्रोपोजियोग्राफी 3 खंडों में है रेडजेल की। कॉस्मोस 5 खंडों में हम्बोल्ट की है। सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकें भाई, ये पूछी गई है कई बार, है ना। गाइड टू ज्योग्राफी सिंथेटिक, ये जो गाइड टू ज्योग्राफी है जिसको ज्योग्राफी सिंथेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, वो 8 खंडों में टोल्मी की है। ज्योग्राफी का 17 खंडों में स्ट्रोबो की, अर्ड कुंडे 19 खंडों में रीटर की है। आगे चलते हैं हम, कुछ और विद्वान हैं उनकी बात भी करते हैं। इसी के विरोधी पॉल विडाल डे लाब्लांश, ये फ्रांस के हैं। 1845 से 1918 का काल रहा है। ये रेडजेल के बाद आए हैं, ठीक है ना। रेडजेल के समकालीन और कट्टर विरोधी थे उनके। संभववादी विचारधारा के जनक, फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म। प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इनका कहना है कि नेचर नो मोर देन एन एडवाइजर, यानी कि प्रकृति सलाहकार है, उसकी सलाह मान करके हमको काम करना चाहिए। प्रकृति सर्वे सर्वा नहीं है। जैसे हम सलाह लेने वाले को सर्वा सर्वा नहीं कह सकते। सर्वे सर्वा तो वो होता है जो निर्णय करता है। सलाह लेने वाला की सलाह मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, ऐसा होता है ना। तो इन्होंने सलाहकार माना है, इसीलिए इन्होंने बताया कि प्रकृति बड़ी नहीं है, मानव बड़ा है। जेनर डी वाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पेज। जेनर डी वाई, पार्थिव एकता, तीनों को आप स्टार लगा लीजिए। जेनर डी वाई एक इन्होंने टर्म बताया, इसका मतलब है ग्रामीण जीवन पद्धति। इसके बारे में विस्तार चर्चा की थी। छांट और क्रिया का नियम, चॉइस और एक्शन, यानी कि आप अपनी इच्छा से चीजों को छांट सकते हैं, अपनी इच्छा से चीजों को आपके अनुकूल जो है उनको आप अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकृति की एकता, जो रेडजेल ने बात की थी निश्चयवाद की। निश्चयवादी कहता है कि प्रकृति का दास है मानव, प्रकृति जैसा चाहेगी मानव को वैसा करना पड़ेगा।
भाई प्रकृति में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो मानव को कंबल ओढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंबल कौन सा ओढ़ेगा वो मानव की ही इच्छा है, ठीक है ना। वो तो छांट और क्रिया का नियम है। कंबल पहनना भी है, नहीं भी पहनना, ये भी मानव के ऊपर है, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया था पेज लघु प्रदेश, बहुत बार पूछा गया है भाई ये, इसको 3-4 बार स्टार लगा लीजिए। पेज लघु प्रदेश के बारे में इन्होंने बताया, प्रादेशिक अध्ययन नगरीकरण से अलग इस क्षेत्र को पेज कहा है, लघु प्रदेशों को। पार्थिव एकता या संपूर्ण एकता की इन्होंने संकल्पना दी है। टेरिस्ट्रियल यूनिटी, अब आपको पता होगा तो मानव भूगोल में 3 सिद्धांत चलते हैं, पार्थिव एकता का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इसमें पार्थिव एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया, क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है जीन ब्रुंच ने दिया था, ठीक है। फ्रांस में भूगोल के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, बहुत सम्माननीय है फ्रांस में। आगे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इनकी पुस्तक है, मानव भूगोल के सिद्धांत। ह्यूमन ज्योग्राफी 1921 में मृत्युपरांत इनकी पुस्तक आई थी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1921 में ब्लांच के दामाद डी मार्टोनी द्वारा प्रस्तुत की गई थी पुस्तक फ्रांस का भूगोल, टेब्ल्यू डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, ये फ्रांसीसी भाषा में है। टेब्ल्यू डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस पुस्तक है इनकी, फ्रांस का भूगोल। इनका दामाद था डी मार्टोनी, उसने ये लिखी थी। ज्योग्राफिकल यूनिवर्सल यूरोप में राष्ट्र उदय, एनाल्स द ज्योग्राफी, यूरोप की मानचित्र कला, ये चारों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है। आगे इन्होंने कुछ अवधारणाएं और दी है। सराउंडिंग मिलियू, मानव और उसके आसपास के दृश्य जगत को सराउंडिंग मिलियू शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव प्रकृति के खेल में स्वयं भी भागीदार है, ये भी लाब्लांच ने कहा है। प्रकृति परामर्शदाता से अधिक नहीं, ये कुछ परिभाषाएं दी इन्होंने। प्रकृति अनिवार्यता खड़ी नहीं करती, संभावनाएं प्रस्तुत करती, ये भी ब्लांच ने कहा है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, पार्थिव जीव की धरातल को इन्होंने पार्थिव जीव कहा है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पार्थिव जीव का है धरातल को। मानव भूगोल में सम्मिलित सभी वस्तु, विषय वस्तु एवं घटनाएं सर्वत्र वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं प्राकृतिक दशाओं का योग है, ये भी ब्लांच ने कहा है। ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट जो है परिभाषा है। मानव भूगोल में सम्मिलित सभी विषय वस्तु घटनाएं सर्वत्र वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं प्राकृतिक दशाओं का योग है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं हंटिंगटन महोदय की। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। इन्होंने सबसे पहले निश्चयवादी थे ये, बाद में नवनिश्चयवाद के समर्थक हो गए, ये भी पूछा गया है प्रश्न। ऐसा कौन सा विद्वान है पहले निश्चयवादी को मानता था फिर बाद में नवनिश्चयवादी हो गए थे? अल्फ्रेड हंटिंगटन मूल रूप से निश्चयवादी थे ये। हंटिंगटन ने सभ्यताओं के विकास पर जलवायु का प्रभाव बताया। जहाँ भी जलवायु शब्द आ जाए समझ लो हंटिंगटन की बात हो रही है। और प्राचीन सभ्यता और जलवायु करके इनकी एक पुस्तक भी है। 21 डिग्री समताप रेखा आइसोथर्म निर्धारित की उष्ण कटिबंध की जलवायु, इन्होंने बुक इनकी पुस्तक हैं, यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। 1915 में सभ्यता के मुख्य स्रोत, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। एशिया की पल्स ऑफ एशिया, इसको इस तरीके से याद रखिएगा, नाड़ी स्पंदन तो नहीं आता, पल्स ऑफ एशिया एशिया 1907 में इनकी पुस्तक थी। प्रजातियों के चरित्र, कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन रेसेस, ये भी प्रश्न पूछा गया है। मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हालांकि मानव भूगोल के सिद्धांत ब्लांच ने भी लिखी है, ब्लांच वाली ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनकी ये सभ्यता, जलवायु और पल्स ऑफ एशिया, 2 पुस्तकें बहुत ज़्यादा फेमस है, यही पूछी जाती है। हंटिंगटन ने बताया कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति उस देश की मुख्य कारक है। पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिलिस्तीन और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक पुस्तक इन्होंने लिखी है 1911 में। सीजन्स ऑफ बर्थ, ये भी इनकी एक पुस्तक है 1938। तो ये हंटिंगटन थे। इसके बाद हम कार्ल ऑस्कर सावर की बात करते हैं। कार्ल सावर जिसको हम कहते हैं, इन्होंने संस्कृति से संबंधित ज़्यादा बात की है, सांस्कृतिक भूगोल का पिता भी कहते हैं इनको। आगे देखते हैं, 1889 से 1975 तक इनका कार्यकाल रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले, सांस्कृतिक भूगोल में विशेष योगदान इनका रहा है। 20वीं शताब्दी के संभववादी भूगोलवेत्ता है, ठीक है ना। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक इनको कहा जाता है। प्रारंभ में संभववादी थे, बाद में नवनिश्चयवाद के समर्थक हो गए। अभी हंटिंगटन की बात की थी, प्रारंभ में वो नियतिवादी थे, बाद में नवनिश्चयवाद के समर्थक थे। ये पहले संभववादी थे, बाद में नवनिश्चयवाद के समर्थक हो गए। नवनिश्चयवाद, संभववादी क्या है, इसको भी पढ़ेंगे अभी अपन थोड़ी देर में ना, बाद में। विश्व में सर्वप्रथम सांस्कृतिक दृश्यभूमि, कल्चरल लैंडस्केप की बात इन्होंने की थी, इसकी संकल्पना दी थी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सांस्कृतिक हृदय स्थल, कल्चरल हेलास हार्टलैंड, इनकी संकल्पना भी इन्होंने दी है।
और प्रकृति के व्यावसायिक दोहन के विरोधी थे। यानी प्रकृति का दोहन तो करो, लेकिन अगर वहाँ व्यावसायीकरण आ जाता है तो उसका इन्होंने विरोध किया कालसावर ने। इतिहास कब की व्याख्या करता है और भूगोल कहाँ की व्याख्या करता है, इनकी एक परिभाषा है जो कालसावर ने दी है। इतिहास कब यानी कि समय की बात करता है, और भूगोल कहाँ यानी कि जगह की बात करता है। बुक्स इनकी है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैंडस्केप भूदृश्य आकार के, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल व्यता है, इन्होंने आकारिकी की बात की है। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, लैंड एंड लाइफ, स्थल और जीवन, औजार्क की उच्च भूमि, हाईलैंड ऑफ औजार्क, ये भी पुस्तक इनकी। कृषि विकास और वितरण, एग्रीकल्चर ऑफ इट्स ऑरिजिन एंड डिप्रेस्ड यानी कि विसरण। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये टर्म है क्षेत्रीय विभेदन शब्द इन्होंने दिया, एरियल डिफरेंशिएशन शब्द का इन्होंने 1925 में उल्लेख किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है भूगोल में, क्षेत्रीय विभिन्नता एरियल डिफरेंशिएशन शब्द किसने दिया, कालसावर ने दिया। लैंड ऑफ लाइफ ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ये इंपॉर्टेंट है, और सांस्कृतिक भूगोल तो है ही। ठीक है, आगे एक भूगोलवेत्ता की और बात कर लेते हैं हम, उसके बाद इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। रिचर्ड हॉडसन 1899 से 1992। रिचर्ड हॉडसन, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनकी। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये दो पुस्तकें, यानी कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी जहां भी आ जाए रिचर्ड हॉडसन की पुस्तक है। भूगोल की परिभाषा इन्होंने दी है कि पृथ्वी की सतह के विविधता रूपी लक्षणों के शुद्ध तार्किक वर्णन की व्याख्या की जाती है। पृथ्वी की सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध तार्किक वर्णन और व्याख्या भूगोल में की जाती है। हॉडसन के अनुसार भूगोल के लिए करके दिखाया जा सकता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। इसी तरीके से आप नेट अगर कर रहे हो तो नेट करके दिखा सकते हो आप बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप फर्स्ट ग्रेड की पीजीटी टीजीटी कॉलेज लेक्चर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करके दिखाओ उसको, बातें करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। रिचर्ड हॉडसन ने भूगोल के अध्ययन के लिए 3 बातें बताई, भूगोल क्या है, भूगोल का उद्देश्य क्या है, और भूगोल का अध्ययन कैसे किया जाए। 3 बातें इन्होंने बताई है। क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा इन्होंने क्या बताई है। हॉडसन ने सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किया है, और यूरोप महाद्वीप में द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसके बाद के समय में सीमा विवादों पर इन्होंने कार्य किया है। कुछ इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता है, इनके आप नाम याद रख लीजिएगा। कौन कौन से भूगोलवेत्ता कहाँ कहाँ से संबंधित है ये भी। निम्न भूगोलवेत्ता का संबंध किस देश से है, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा आप। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, हेनरिक रिच्टहोफेन, अल्फ्रेड एटनर, फ्रेडरिक रेटजेल, फॉस्टर, अल्बर्ट पेंक, ये जर्मनी के हैं। फ्रांसीसी में रेक्लस, लिप्ले, ब्लांश, ब्रूंस, डिमांजिया, ब्लेंचार्ड। अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में जीपी मार्श, डेविस, डब्ल्यूएम डेविस, एसी सैम्पल, एलन चर्चिल सैम्पल, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ईसा बोमेन, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर, रिचर्ड हॉडसन। और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में हल्फर्ड, जॉन मैकिंडर, हर्बर्टसन, जॉन फेल्योर, वुलरीज और मॉर्गन है, एल.डी. स्टाम्प है, और हैगेट और चोरले, ये सभी जो भूगोलवेत्ता हैं ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। आप मुझे रेस्पॉन्स दीजिए किस तरह की क्लासें लग रही है आपको, क्या इसमें और सही किया जा सकता है। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।